हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विद्यांजलि में। आज हम बात करेंगे महाकवि कालिदास जी के विषय में। कैसे एक मूर्ख व्यक्ति जिसको सब बड़ बोला, राम बोला और पता नहीं किस किस नाम से बुलाते थे, जो जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, इतना मूर्ख था, अचानक कैसे संस्कृत का प्रकांड विद्वान बन जाता है और उसे भारत का शेक्सपियर कहकर बुलाया जाता है, जिसने महाकाव्य और खंडकाव्यों में संस्कृत भाषा में अपनी रचनाएं लिखी और आगे चलकर उन्हें सकल कवि शिरोमणि, कवि कुलगुरु की उपाधियों से विभूषित किया गया। उनका समयकाल कौन सा था, वह किस राजा के दरबार में थे, आइए जानते हैं विस्तार से। महाकवि कालिदास का जन्म कुछ विद्वान ईशा के पूर्व बताते हैं, लेकिन तथ्यों को परखने के बाद हमें ज्ञात होता है कि गुप्त राजाओं के समय में एक राजा हुए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनके नवरत्नों में से एक रत्न महाकवि कालिदास थे। ईशा के पूर्व उनके जन्म का अंदेशा केवल इस बात से लगाना अनुचित है कि उन्होंने ईशा पूर्व शुंग वंश के विषय में कई रचनाएं लिखी हैं, लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपने से पूर्व के समय के विषय में नहीं लिख सकता? वह बिल्कुल लिख सकता है। इसीलिए प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म ईसा के पश्चात ही माना जाता है, 300 ईस्वी में। गुप्त वंश के राजाओं के शिलालेखों में महाकवि कालिदास की रचनाओं का वर्णन है। रघुवंशम और मेघदूतम के श्लोकों को उस पर उकेरा गया है। पुरातात्विक स्रोतों के साथ साहित्यिक स्रोत भी यह बताते हैं कि कालिदास जी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में हुए थे। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता वाकाटक के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ ब्याही जाती हैं। तो हमें कालिदास जी के समय के विषय में वाकाटक वंश से भी जानकारी प्राप्त होती है। वह अपने अंत समय में अपनी जन्मभूमि मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही चले गए थे। अब हम इनके जीवन को प्रारंभ से जानते हैं। कालिदास जी का जन्म एक साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुआ था। उन्हें कोई भी शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाई थी। एक बार वह एक जंगल में पेड़ पर चढ़े हुए उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे बैठे थे। उसी समय वहाँ से कुछ पंडित गुजरे। ये वे पंडित थे जो पास के नगर में विद्योत्मा नामक एक विदुषी राजकुमारी से शास्त्रार्थ करके हार कर लौटे थे। ईर्ष्यावश उन्होंने सोचा कि इस मूर्ख लकड़हारे को ले जाकर उस कुमारी को नीचा दिखाया जाए। बस उन्होंने कालिदास को नीचे उतरने को कहा। फिर उन्हें समझाया कि जैसा वे कहें, यदि कालिदास वैसा करते हैं तो वे मालामाल हो जाएंगे। कालिदास को उस समय राम बोला कहकर बुलाया जाता था। राम बोला उन पंडितों की बात मान गए। पंडितों ने कहा, तुम नगर में पहुंचकर अपना मुंह बंद रखना, सब बातें इशारों से करना, बाकी बात हम अपने आप समझा देंगे। नगर में पहुंचकर पंडितों ने विद्योत्मा से, जिससे वे शास्त्रार्थ में हार चुके थे, कहा, यह बहुत बड़े विद्वान पुरुष हैं, पर इन्होंने मौन धारण कर रखा है, इसलिए यह इशारे से आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। विद्योत्मा ने यह बात मान ली और एक उंगली ऊपर उठाई, जिसका अर्थ यह था कि ईश्वर एक है। लेकिन कालिदास ने समझा कि वह उंगली उठाकर उनकी आँख फोड़ने का इशारा कर रही है। बस फिर क्या था, तुरंत कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाई, जिसका अर्थ यह था, तुम मेरी एक आँख फोड़ोगी, मैं तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। लेकिन पंडितों ने यह अर्थ किया कि ईश्वर एक होते हुए भी उसके निर्गुण और सगुण 2 रूप हैं। इसके थोड़ी देर बाद विद्योत्मा ने 5 उंगलियां दिखाई। उसका मतलब था कि संसार में 5 तत्व हैं, पर कालिदास ने समझा कि उन्हें तमाचा मारने को 5 उंगलियां दिखा रही है। उसने तुरंत मुट्ठी बंद करके विद्योत्मा को अपना हाथ दिखाया। तब पंडितों ने इसका अर्थ लगाया
कि संसार में 5 तत्व हैं, पर उनके मिलने से संसार बना है। इस पर विद्योत्मा को कालिदास से विवाह करना पड़ा, क्योंकि वह जिससे शास्त्रार्थ में हारेगी उससे विवाह कर लेगी, यह उनकी शर्त थी। विद्योत्मा और कालिदास का विवाह हो जाता है। दोनों घर चले जाते हैं। रात होने पर कालिदास और विद्योत्मा मकान के बाहर लेटे हुए थे। तभी उसे आवाज़ आती है। विद्योत्मा ने पूछा, यह किस पशु की आवाज़ है? कालिदास ने उत्तर में कहा, उट्र उट्र। ना तो उसने ऊँट कहा, ना उसने संस्कृत में उष्ट्र कहा। कालिदास के अज्ञान को देखकर विद्योत्मा पंडितों के षड्यंत्र को समझ गई। उसने कालिदास को कहकर घर से बाहर निकाला कि जब तक आप मुझसे अधिक विद्वान बनकर ना लौटेंगे, तब तक आपको मेरे पास इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस अपमान से पीड़ित होकर कालिदास ने काली के मंदिर में कठोर तपस्या की। कहा जाता है, उनकी तपस्या से खुश होकर काली ने उन्हें विद्या प्रदान की और तभी से रामबोला का नाम कालीदास यानी काली का दास पड़ गया। विद्या का वरदान पाकर कालिदास लौटे और उनका खूब स्वागत हुआ, लेकिन यह तथ्य थोड़ा अनुचित मालूम होता है, क्योंकि बिना पढ़े भला कोई कैसे विद्या सीख सकता है। हाँ, इसका तात्पर्य ये लगाया जा सकता है कि कालिदास बहुत मेधावी थे, किंतु अभी तक उन्हें पढ़ने और लिखने का अवसर नहीं मिला था, ना ही कोई प्रेरणा मिली थी। लेकिन अब उनके पास एक प्रेरणा थी जो उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है, और वह इसी वजह से सब कुछ जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। कालिदास के नाटक और काव्य ग्रंथों का अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हो चुका है। जर्मन के प्रसिद्ध महाकवि गेटे ने कालिदास की प्रशंसा में कहा था, यदि तुम युवावस्था के फूल, प्रौढ़ावस्था के फल और अन्य ऐसी सामग्रियाँ जिनसे आत्मा प्रभावित होती हो और शांति के लिए एक ही स्थान पर सब कुछ खोजना चाहो, जैसे स्वर्ग और मृत्युलोक एक साथ तुम्हें दर्शन करने हो, तो मैं तुम्हें एक ही उत्तर देता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास को प्राचीन भारत में ही नहीं, आधुनिक भारत में भी बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है, केवल इसी वजह से क्योंकि एक इतना मूर्ख व्यक्ति बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करके और मन को साध कर प्रकांड विद्वान बन जाता है और अपनी रचनाओं से संसार को स्तब्ध कर देता है। कालिदास को शेक्सपियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड के शेक्सपियर भी ज़्यादातर प्रेम प्रसंगों पर लिखते थे। प्रेम, विरह, यही उनकी रचना का प्रमुख लक्ष्य है, अथवा कह सकते हैं यही उनके लिखने की शैली है। और इसी तरह कालिदास ने भी कामदेव पर, प्रेम पर बहुत ज़्यादा लिखा था। जब इन दोनों की तुलना की गई तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा गया। उन्होंने सभी रसों का सफलतापूर्वक वर्णन किया है और ऋतुओं का ऋतु संहार में, और प्रेम पर उन्होंने शाकुंतलम और शुंगवंश के राजा अग्निमित्र और मालविका कन्या का प्रेम मालविकाग्निमित्रम में लिखा है। लेकिन केवल यही नहीं, उन्होंने वीर रस के लिए विक्रमोर्वशीय की रचना की और खंड काव्य के तौर पर कुमार संभवम, जिसमें महाभारत के प्रसंग हैं, और रघुवंश जो कि भगवान राम के विषय में लिखी गई है। कालिदास जी की सभी कृतियों से हमें यह मालूम होता है कि उनकी रचनाओं में विविधता है। जहाँ एक तरफ वो वीर रस से ओतप्रोत होकर विक्रमोर्वशीयम लिखते हैं, तो दूसरी तरफ वह धर्म को ध्यान में रखते हुए रघुवंशम और कुमार संभवम की रचना करते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम में वह वनस्पति, पशु, पक्षियों का वर्णन करते हैं। ऋतु संहार और मेघदूतम में बहुत सुनहरे मौसम का, ऋतुओं का वर्णन करते हैं। कालिदास जी ने समस्त भारत का भ्रमण किया था, इसलिए उनकी कृति में अलग अलग स्थानों का भी वर्णन है, जिस वजह से इतिहासकारों में उनके स्थान को लेकर मतभेद हो जाते हैं। क्योंकि एक समय वह कश्मीर का वर्णन कर रहे हैं तो दूसरे समय में बंगाल का, तीसरे समय में मगध राजधानी और चौथे में दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों का। लेकिन
इतिहास हमें उनके बारे में सटीक जानकारी पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोतों से फिर भी दे देता है। आप लोग समझ गए होंगे कि कालिदास किस समय में हुए थे और उनकी रचनाओं से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, उनकी शैली क्या थी, ये सब आप मेरी वीडियो से समझ गए होंगे। मुझे आशा है आपको कालिदास जी का जीवन परिचय अच्छा लगा होगा और आप भी उनकी लिखी हुई कोई भी रचना पढ़ने का प्रयास करेंगे। आखिर हर लेखक हमारे लिए ही तो लिखता है। बात करते हैं कालिदास जी के देहांत की। 95 वर्ष की लंबी आयु कालिदास जी को प्राप्त हुई थी और अंत समय उनका मध्य प्रदेश में ही बीता। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार।